आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय है प्रस्तावित संविधान सभा का प्रारूप। इसमें कोटेशन संख्या 2214 से लेकर 2216 तक हम चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि हमारी संस्था के द्वारा जिस संविधान को प्रस्तावित किया गया है वह कैसा है, उसमें क्या क्या उपबंध हैं, क्या क्या प्रावधान हैं। हम लोग कोटेशन संख्या 2214 से लेकर 2216 तक इस पर बात करेंगे। देखिए, जो इस कोटेशन में जो बात कही गई है कि पहले पहल हम एक विधानसभा का निर्माण करेंगे। उस संविधान सभा को हम संवैधानिक दर्जा देंगे और इसका निर्वाचन उसी प्रकार होगा जैसे वर्तमान समय में पार्लियामेंट के मेंबर्स का। इसके अलावे जो इसका निर्वाचन होगा वह दलीय आधार पर नहीं होगा, वह निर्दलीय होगा। इसके अलावे इनका कोई वेतन भत्ता या और किसी तरह इनको लाभ नहीं दिया जाएगा। और इसमें एक बात और है कि अगर विधानसभा तथा वर्तमान संसद के बीच कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो इसके लिए जनमत संग्रह का सहारा लिया जाएगा और संविधान सभा का संविधान संशोधन में सहभागिता होगी। इसका उद्देश्य है विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। हम चाहते हैं कि विकेंद्रीकरण की ओर हम जाएं और इसी तरह से हम अपने संविधान का निर्माण करेंगे। देखिए, प्रस्तावित संविधान का जो प्रारूप है उसके पीछे यह भावना कार्य कर रही है कि वर्तमान समय में पार्लियामेंट ने संविधान को बंधक बना लिया है। इसी समस्या को दूर करने के लिए हम संविधान सभा का गठन कर रहे हैं और उसे संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं। अब आते हैं अगले कोटेशन पे। इसमें कहा गया है कि संविधान सभा के निम्न कार्य होंगे। तो वह क्या है? लोकपाल समिति का चुनाव पहला कार्य। दूसरा कार्य है संसद द्वारा प्रस्तावित संविधान संशोधन पर निर्णय या पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्ताव। जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, मंत्री, राष्ट्रपति या और भी अधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ते का निर्धारण। जो चौथा काम हुआ कि अगर किसी पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार और निर्णय। जो पांचवा कार्य है
अगर लोकपाल समिति के समक्ष कोई शिकायत आती है भ्रष्टाचार की, उस पे निर्णय करना। इसके अलावा व्यक्ति, परिवार, ग्राम सभा, जिला सभा, प्रदेश सरकार तथा सेंट्रल गवर्नमेंट के आपसी संबंधों पर निर्णय और विचार करना। और अंतिम जो है, अन्य संवैधानिक इकाइयों के बीच अगर किसी प्रकार का टकराव होता है तो उससे निपटना। यह होगा संविधान सभा का कार्य। देखिए, विधान सभा का जो कार्य रहेगा वह इसलिए है कि ताकि अराजकता न हो। इन सभी जो कार्यों के बारे में मैंने आपसे बात की, ये इसीलिए बनाए गए हैं कि संसद का संविधान के ऊपर सीधा नियंत्रण न हो। इसकी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाएगा जो किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है, और उनको किसी भी तरह का वेतन भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे का कारण यह है कि जब ये व्यवस्था रहेगी तो संविधान सभा में वही व्यक्ति आएंगे जो समाज के बारे में सोचेंगे, उसकी चिंता करेंगे। अभी जो पार्लियामेंट में व्यक्ति आते हैं वह किसी पार्टी से संबंधित होते हैं। इसके अलावा उन्हें वेतन भत्ते, आवास की सुविधा मिलती है, जिसके चलते इस पद के प्रति उनमें लालसा जगती है, लोभ की पैदा होता है, और जिसके कारण भ्रष्टाचार का उदय होता है या जन्म होता है। अब आइए, जो हमारे अंतिम कोटेशन है वह यही बात बोल रहा है जो मैंने पहले आपको बोली कि यह जो संविधान सभा है यह ढाल का काम करेगी। जो हमारी पार्लियामेंट संविधान का दुरुपयोग करती है वह उसको रोकने का प्रयास करेगी, वह उसमें अवरोधक का काम करेगी, और जो हमारा संविधान है वह तंत्र की मुट्ठी से आजाद हो जाएगा। एक बात इसमें और कही गई है कि सारे कार्य तो जो जो पार्लियामेंट है वही करेगी, लेकिन साल में एक बार संविधान सभा बैठेगी और जो 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 भी उसके छोटे बड़े कार्य हैं वो उसको निपटाएगी। तो ये है जो हमारी संस्था है, जो उसका प्रस्तावित संविधान है उसकी रूपरेखा। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। ये ऐसा विषय है कि जिस पे अधिक कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है। जो बात इसमें है मैंने आपको बोल दी। अब आप लोग इस पे अपनी बात रखेंगे, ये सही है गलत है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं।
चलिए, मैं इस विषय को रख देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो आज की जो हमारी जो चर्चा है वो इस विषय पे है कि जो हम भी हमारी संविधान सभा बनेगी, उस संविधान सभा का स्वरूप क्या होगा, उसका कार्य क्या होगा, कैसे नियुक्तियां होगी, जो हमारे लोकपाल समिति में जो नियुक्तियां होंगी वह नियुक्ति किस प्रकार से होगी। तो यह सारे कई चीज़ों को लेकर के जब देखते हैं, तो लोकपाल समिति की जब बात की जाए तो 2013 में जो है लोकपाल समिति का शायद, जितनी मुझे जानकारी है, गठन हुआ। अगर अगर मैं गलत हूँ तो कोई साथी बताएंगे। तो इसको बनाया गया ताकि जो है भ्रष्टाचार को जो है रोका जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिंग दी थी, उन्होंने कहा कि जो सीबीआई है वो सीबीआई जो है पिंजरे का तोता है। अर्थात सीबीआई भी कोई स्वतंत्र जो है संस्था नहीं है। इसीलिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो कि स्वतंत्र हो और वह भ्रष्टाचार के ऊपर जो है वो कार्रवाई कर सके। तब लोकपाल समिति की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वह केंद्रीय एजेंसियां पार्टियों के इशारे पर काम करती हैं। तब ऐसी परिस्थिति में लोकपाल समिति के गठन की जब बात आई, तो वहां पर जो है विपक्ष का एक नेता जो है वो लिया जाता है कि लोकपाल समिति का गठन हो। प्रधानमंत्री है उसमें, मुझे लगता है शायद लोकसभा का स्पीकर होंगे, और कुछ लोग हो सकते हैं जिनसे जिनसे जो है चुना, जिनसे लोकपाल समिति के लोगों को चुना जाता है। तो इसमें विपक्ष का क्योंकि नेता भी रहता है और प्रधानमंत्री भी हो गए, ये लोकसभा स्पीकर हो गए, तो शायद मेरे को जो जानकारी है शायद से जुडिशरी से भी कुछ इसमें लोग इन्वॉल्व रहते हैं, हो सकता है सीजीआई वगैरह हो। तो इसका गठन तो इसलिए किया गया ताकि जो है भ्रष्टाचारों को कंट्रोल किया जा सके। और इसको ये अधिकार प्राप्त हैं कि ये जो है बड़े बड़े अधिकारियों पर भी जो है ये कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर भी जांच कर सकते हैं। और जो एजेंसियां हैं सीबीआई वगैरह जो बनी हुई हैं, अगर इनमें भी कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है या इस तरह के कोई मामले आते हैं, तो वहां पर भी लोकपाल समिति को अधिकार दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि यह गठन तक तो ठीक है, लेकिन फिर बात वहीं आकर के अटक जाती है कि लोकपाल समिति का जो गठन हुआ है वो गठन भी किसके द्वारा हुआ है। तो उसमें संसद की भूमिका है, कुछ न्यायपालिका की भूमिका है, लेकिन कुल मिला जुला करके जो हम प्रस्तावित संविधान की बात कर रहे हैं उसमें लोकपाल समिति का जो गठन होगा वो गठन होगा संविधान सभा के द्वारा होगा। लोग ये क्या कहते हैं, इसके बाद जो दूसरा हम देखते हैं कि इसका क्या कार्य रहेगा संविधान सभा का। तो संविधान सभा का एक कार्य हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे क्षेत्र से निर्वाचित जो सांसद रहेंगे या फिर हमारे जो अ, जो और परिवार सभा या ग्राम संभव सभा से संबंधित लोग हैं, तो उन पर बहुमत से प्रस्ताव लाने के लिए या फिर अविश्वास लाने के लिए वह संविधान सभा निर्णय ले सकती है। इसी तरह से जब हम परिवार की संरचना कैसी हो, ग्राम सभाओं के लोकतंत्र में लोक और तंत्र के मध्य संबंध कैसा हो, या फिर तंत्र की तीनों इकाइयों के मध्य आपसी टकराव ना हो, कुल मिला-जुला करके एक संतुलनवादी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी संविधान सभा का जो है कार्य रहेगा। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो संविधान सभा होगी, वो प्रत्यक्ष रूप से संविधान संशोधन का जो अधिकार संसद के पास है। तो किसी भी ऐसे प्रस्ताव को वो रोक सकती है या वीटो लगा सकती है जो उसे लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो एक तरह से संविधान सभा जो है वह समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो यहाँ ज्ञानेंद्र जी।
विपुल जी आवाज आ रही है? अब आ रही है। जी रुक जी। गई थी आपकी आवाज। तो हाँ हाँ, वो शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा। तो ये वेतन संबंधी जो मामले हैं, सांसदों के वेतन हैं, या फिर हम देखेंगे कि विधायिका के, या फिर राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के वेतन संबंधी मामलों में भी जो है इनका निर्णय जो है वो संविधान सभा निर्णय ले सकती है। एक चीज ये हम लोग कह सकते हैं कि जिसको नियुक्त किया गया है वो अपना वेतन स्वयं तय नहीं करेगा, और उसका वेतन किसी और के द्वारा तय किया जाएगा। तो यहाँ पर जो स्थिति दिखाई देती है कि वेतन संबंधी मामलों में तो पक्ष पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक जो संविधान सभा रहेगी, संविधान सभा जो है वही जो है उनका वेतन भत्ता तय कर सकती है। और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो जब संविधान सभा बनेगी और उसको वर्ष में 1 या 2 बार ही बैठक करनी है, तो संविधान सभा जब बैठक करेगी तो उनके पास जो है अपनी व्यवस्था हो सकती है। कोई उसके लिए अलग से जो है व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। जब वो बैठेंगे उस हिसाब से उनको भत्ता या जो भी है वो सुविधाएँ दी जा सकती हैं, केवल जब तक वो क्रियान्वित हैं। तो इस परिस्थिति में संविधान सभा में जो लोग जाएँगे, इस बात की भी आशंका समाप्त हो जाती है कि वो किसी प्रकार के शक्ति संग्रह के लिए या किसी प्रकार के जो है वर्ग संघर्ष के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें परमानेंट तो रहना नहीं है। अगर परमानेंट रहना होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो भी इसी कार्य में लग जाएँगे जिस कार्य में हमारी विधायिका लगी हुई है, वर्ग संघर्ष जैसे कार्यों में। या फिर ये लोग जो है अपना वेतन खुद बढ़ा लेते हैं, तो मनमाने वेतन बढ़ा देते हैं। ये सारी चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो संविधान सभा बनेगी तो संविधान सभा के कंट्रोल में बहुत कुछ रहेगा, चाहे वो हमारी लोकपाल समिति की बात की जाए या तंत्र की तीनों इकाइयों के बीच संतुलन हो, गाँव, परिवार, समाज, इन सब के बीच संतुलन कैसे बने, या फिर जो है जो सरपंचों के जो बहुमत से चुने जाएँगे, उन पर प्रस्ताव लाना, विश्वास मत लाना, अविश्वास प्रस्ताव लाना, ये सारे काम हो सकते हैं और वेतन संबंधी काम हो सकते हैं। मुझे लगता है कि संविधान सभा के बनने से एक ऐसी सेंट्रलाइज़्ड बॉडी हमारे पास मिल जाती है, जो सीधे-सीधे समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है, और हर एक बॉडी जो है उसका एक उत्तरदायित्व भी हो जाता है। अभी न्यायपालिका को जो हम देखते हैं, किसी के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है, या फिर अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आ जाती है, तो फिर संसद सर्वोच्च हो जाती है, उसका भी कोई उत्तरदायित्व नहीं रह जाता है। तो ऐसे में तीनों इकाइयों जो रहेंगी और बाकी अन्य इकाइयों का जो गठन होता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या लोकपाल समिति हो, उन सभी का कहीं न कहीं एक जो है प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व भी रहेगा। तो एक संविधान सभा के बनने से कई सारी समस्याएँ सुलझ सकती हैं। जी, धन्यवाद। बाकी के साथी जो है अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, नमो नमः। जी, बताइए। हाँ, धन्यवाद। आज ये हम कह सकते हैं कि विधायिका जो है कि दूषित हो चुकी है, यह तो निश्चित है। और विधायिका काफ़ी हद तक दूषित हो चुकी है। राजनीतिक तंत्र बहुत दूषित हो चुका है और जिस ढर्रे पे चल रहे उसी ढर्रे पर उसके चलते रहना एक बाध्यता बन चुकी है। राजनीतिक जो प्रक्रिया है सब बहुत अत्यंत दूषित हो गई है और जो पक्ष विपक्ष से उत्तर प्रत्युत्तर और प्रचार व्यवस्था देखते हैं और उसमें जो है कि जो उच्च मूल्यों की बात होती है वह धीरे-धीरे उसकी चर्चा अप्रासंगिक होती जा रही है। उसके इन चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ आवश्यक चीज़ तो है ही है। तो बजरंग मुनि जी का जो यह प्रस्ताव है कि संविधान सभा एक होनी चाहिए, मैंने इस पर विचार किया। वास्तव में ऐसा कोई एक होना चाहिए जो कि जो राजनीतिक विकृतियों को दूर करने के लिए वह कार्य करें और वह जो विकृतियों को दूर करने वाला जो कार्य हो वह अराजनीतिक हो। देखिए यदि वह भी राजनीतिक होगा तो निश्चित ही उसमें उसमें फिर अंतर नहीं होगा। तो जैसे एक स्वयंसेवी संस्था होती है, एक राजनीतिक संगठन होते हैं। तो जैसे आज वर्तमान स्थिति में देखें तो जैसे भाजपा एक पार्टी है और उसका एक स्वयंसेवी संगठन भी है आरएसएस। तो उसकी वजह से उस पार्टी की व्यवस्था जो है कहीं बहुत हद तक ठीक रहती है।
जहाँ तक है उसमें संतुलन और साम्यता जो है कि बनी रहती है। लेकिन संपूर्ण राजनीतिक यदि परिदृश्य को देखा जाए, तो उसको जो है कि कंडीशन देने वाला, संतुलन देने वाला कोई संस्था नहीं है। और इस मैं जहाँ तक समझता हूँ, को चुनाव आयोग और न्याय व्यवस्था ऐसी चीज़ है जो राजनीतिक कंडीशन दे सकती है। लेकिन ये भी विधायिका के ही अंतर्गत आ चुकी हैं और न्यायपालिका जो है कि निरंकुश हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक विकृतियाँ जो उत्पन्न होती है, एक जो है कि उन विकृतियों को दूर करने के लिए एक अराजनीतिक संगठन होना चाहिए। उसके अधिकार क्या हैं, ये अलग विषय है, लेकिन संविधान सभा का चुनाव कैसे हो, यह प्रमुख विषय है। इस पर चर्चा पहले होनी चाहिए। संविधान सभा का चुनाव किन लोगों से हो और कैसे हो, यह विचारणीय प्रश्न है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, संविधान सभा जो पूरे देश के अंदर जो ग्राम प्रधान हैं और सभासद हैं, उनके द्वारा यदि चुना जाता है संविधान सभा का, तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो लेकिन यह है कि जो है कि उन लोगों को रखा जाए तो वहाँ पर ऐसा हो कि वहाँ पर वीटो पावर न रखा जाए। पार्टी का वहाँ कोई परिस्थिति न हो। एक स्वतंत्र स्थिति में संविधान सभा का होना चाहिए, जो किसी पार्टी तंत्र से संबंधित न हो, न कहा जा सके। हालाँकि ग्राम पंचायत सभा है और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन सब भी जो है कि पार्टी तंत्र के अंतर्गत ही मैनेजमेंट होती हैं। और जो नगर पालिका की सभाएँ हैं, वो भी पार्टी तंत्र के अंतर मैनेजमेंट होती हैं। लेकिन ग्राम सभाएँ अभी जो है कि पार्टी तंत्र के बाहर हैं, तो इसलिए उनके द्वारा जो है कि यह संभव है। और जहाँ तक है जो ग्राम सभा के ऊपर जो चुनाव है, वह जो है कि पार्टी तंत्र में के अंतर्गत ही हैं। तो इसलिए जो है कि ग्राम सभाओं को रखा जा सकता है और इसमें यह विचार किया जाए कि जो ग्राम सभाएँ हैं, उनकी निर्दोष प्रकृति कैसे संभव हो, इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि जब ग्राम सभाएँ जो है कि जब संविधान सभा चुन सकती हैं, तो एक उनका एक महत्वपूर्ण विषय बन सकता है समस्त व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप का। तो इसलिए ग्राम सभाओं के भी जो है कि चुनाव पर जो है कि कुछ विशेष जो है कि पारदर्शिता, विशेष जो है कि स्वच्छता पर भी कुछ चर्चा होनी चाहिए। तो इसके बाद जो संविधान सभा को अधिकार दिया जाता है, वो ठीक है। और जो संविधान सभा में जो कुछ ऐसे दिया जा सकता है, जो संविधान संशोधन इत्यादि पर और सांसद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, गृह मंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि पर बहुत सी चीजें हैं। और सिस्टम को जो है कि बनाने में जो है कि सांसद का सिस्टम बनाने के लिए चुनाव आयोग का सिस्टम बनाए, सब में इनका हस्तक्षेप संविधान सभा का रखा जा सकता है। लेकिन लोकपाल समिति का चुनाव पर मैं सहमत नहीं हूँ। या लोकपाल समिति बने, लेकिन सांसदों के लिए, विधायकों के लिए, लेकिन कोई एक पद जो है कि स्वतंत्र निर्णय के लिए होना चाहिए। आकस्मिक चीजों पर एक व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ पर प्रधानमंत्री को संपूर्ण अधिकार मिलता है किसी भी कार्य योजना को त्वरित ढंग से पूरा करने के लिए। किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री को जो है कि एक अधिकार मिलना चाहिए। बहुत सी स्थितियां होती है कि सरकारी विभाग अपने विभागियों से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करने में जो है कि लंबा समय लेते, तो विभाग से भी जो है कि एक समन्वय का सूत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम संविधान सभा से भी अनापत्ति लें और वहां पर भी लटक जाए, तो ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। वहां पर एक विशेष कुछ ऐसा होना चाहिए जो केंद्रीयकृत जो है कोई व्यवस्थाएं या कोई योजनाएं या कोई प्रवृत्ति हो, तो वहां पर उसको लागू करने की जो व्यवस्थाएं बननी चाहिए, एक उसको जो है कोई उसमें अड़ंगा न डाले। ऐसे बहुत से विभागों का नहीं होना चाहिए। तो संविधान लोकपाल समिति का भी जो है कि इसमें कुछ संदेह होता है कि प्रधानमंत्री से ऊपर हम किसी अन्य पद को यदि हम देते हैं, तो हमारे ख्याल से वह
ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद के रूप में ही देखा जाता है और लोकपाल समिति को ऐसा कुछ अधिकार होना चाहिए कि जो कि असंयमित वो है कि से अचानक परिस्थितियों में जो अधिकार होता है प्रधानमंत्री का निर्णय लेने का, वो अपना स्वतंत्र रहना ही चाहिए और किन्हीं विशेष प्रकृतियों पर, क्योंकि व्यवस्था में एक चेतना सब संपूर्ण व्यवस्था को जड़ नहीं किया जा सकता है। किसी न किसी को जो है स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार रखना चाहिए, लेकिन उसके निर्णयों पर भी विचार करने के लिए संविधान सभा हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसका एक अधिकार होना चाहिए कि हाँ, यदि उसका असर प्रभाव कुछ 19-20 पड़ रहा है या लंबे समय के लिए उसके लिए कोई गलत चीजें बन रही है, तो वहां पर जो है कि संविधान सभा निर्णय ले सकता है। संविधान सभा वैसे संसद के अधीन जो है कि प्रधानमंत्री तो है ही है, और यदि संविधान सभा के अधीन यदि संसद होती है, संसद के अधीन प्रधानमंत्री है, तो अपने आप एक संतुलन बन ही जाता है। और यह बात मैं समझता हूँ कि इस पर जो है कि कार्य होना चाहिए कि राजनीतिक विकृतियों को समाप्त करने के लिए कोई अन्य सभा सामने आना चाहिए। इसके लिए जो है कि जो प्रारूप दिया जा रहा है वह हमारे हिसाब से जो है कि अत्यंत उचित है। इसमें कहीं अनुचित बात हमें नहीं समझ में आती है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। इसी बात में अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हेलो। जी, बताइए मोहन जी। तभी हमारे विद्वद्गण साथियों का अभिवादन है। आज का जो है चर्चा का रखा गया है, इसमें मूल रूप से संविधान सभा एक बने ताकि जो गरीब श्रमजीवी किसान मजदूर और जो निम्न स्तर और मध्यम स्तर के जो समाज है उनको संरक्षा सुरक्षा और न्याय कैसे मिले, उसके लिए कोई एक व्यवस्था होना जरूरी है। तो आज हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो जनता को जिस व्यवस्था को सोचकर संविधान को बनाया गया और संविधान में जो सर्वप्रथम जो संविधान बना उसमें जिस प्रकार जन कल्याण और जनहित की बातें संविधान की अनुच्छेद धारा भाग में उल्लेख था, उन सबों में कई जगह जो है में संशोधन करके परिवर्तन करके और सभी जो पार्टी सत्ता में रहे वो अपने अपने हित में उस कार्य को किया। तो जब हम देखते हैं कि समाज में
हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसके अंतर्गत जो संविधान का निर्माण है और संविधान के अनुसार जो चल रहा है, उसमें हमें अव्यवस्था दिखती है। कहीं कहीं पर कुव्यवस्था दिखती है। अब कुव्यवस्था का हम मतलब समझते हैं कि जहां पर आपराधिक प्रवृत्तियों और तंत्र पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, तो कुव्यवस्था हो गया। और जहां तक जो है चरित्र पतन है, भ्रष्टाचार है, श्रम शोषण है, आर्थिक असमानता है, ये सब अव्यवस्था है। तो न अव्यवस्था पर नियंत्रण हो पा रहा है और न कुव्यवस्था पर नियंत्रण हो रहा है। कुछ नाम मात्र का जो है केवल सोशल मीडिया, अखबार और मीडिया में प्रचार प्रसार के लिए कुछ नियंत्रण जो देखने को मिलता है, वो हमें समझ में आता है। अब जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था और इस संवैधानिक व्यवस्था में जो तानाशाह की प्रवृत्ति जो है और सत्ता केंद्रीयकरण की जो प्रवृत्ति है, वो कैसे जैसे जो है उस पर अंकुश लगे, जो तंत्र में रहकर जिनको की पहले चंदा के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से विधायक और सांसद बनाया गया था या बनाए गए हैं, वो आज जो है अकूत संपदा के मालिक होगा। इतनी उनके पास आर्थिक शक्ति, आर्थिक क्षमता की ताकत उनके पास बन गई कि आम जन जो है उनको वो जो उनको पहले सहयोग किया, उनको आज वो मिट्टी के बराबर नहीं समझते हैं कि वो क्या है आम जनता को। अब उनके पास आर्थिक शक्ति भी अकूत हो गई और प्रशासनिक शक्ति उनके अंदर, पूरे कार्यपालिका का जो तंत्र है उसकी शक्ति उनके पास में है। और जो उनके पास संपदा या संपत्ति है, तो उनकी एक प्राइवेट शक्ति है जो आपराधिक तंत्रों का है, गुंडे बदमाशों का है। वो भी एक शक्ति उनके पास हो गया है। अब आम जनता जो है, जो उनके मदद किया या सहयोग किया, आज तो उनकी इतना हिम्मत नहीं है कि उनके पास तक फटक सके। वहां का उनके जो कर्मचारी या चपरासी है, वहां तक भी उनकी जाने की आज संभावित स्थिति ऐसी नहीं है, ये देखने को मिल रहा है। तो इन सब परिस्थितियां जो है, जो तानाशाह की प्रवृत्ति या सत्ता की केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति या कुछ परिवारों के हाथ में या कुछ चुने हुए, चाहे जो भी घराना हो, व्यक्तियों के हाथ में सत्ता जो केंद्रित हो जा रही है, आखिर उसका उपाय कैसे हो? क्योंकि उनके पास तो कुछ है नहीं है, तो सब पब्लिक का ही, जनता का ही। लेकिन आज जनता के पास सब कुछ रहते हुए भी और कुछ नहीं है। बस एक 5 साल में वोट देने के अधिकार के सिवाय उनके पास में कुछ नहीं है। वे सारों जो हैं उनके रहमो करम पर जिंदा है।
अब इस पर कैसे अंकुश लगे, इस अव्यवस्था कुव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, इस पर जो है मां संस्थान लगातार जो है विचार चिंतन और अध्ययन कर रही है। इस अध्ययन के और विचार चिंतन का एक मार्ग सामने आया, वो संविधान सभा के रूप में आया है कि अगर जिस समय 5 साल के लिए सांसद या विधायकों का जब चुनाव होता है, तो संसद के साथ ही अगर संविधान सभा का भी एक चुनाव हो और उन संविधान सभा पर किसी प्रकार का विशेष खर्च ना हो, खर्चीला नहीं होना चाहिए, उनको किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलेगा, केवल जो है जब उनका कभी एक सत्र साल में शुरू होगा, किसी चीज के लिए निगरानी के लिए या लेखा परीक्षण के लिए, तो उस समय उनको वेतन भत्ता मिलेगा, आने जाने का जो भी रहता है खाने पीने का, ताकि उनको घर से न कुछ लगाना पड़े, उतना ही उनको मिलेगा। और वो जो है तो संविधान के संरक्षण का कार्य उनके पास रहेगा कि संविधान में अगर कोई संशोधन होता है या कोई नया नियम कानून जुड़ता है, तो संसद अपना हिसाब से सब करेगी, जैसा करती है वैसा। लेकिन एक बार उसका निगरानी जो है वो संविधान सभा करेगा कि वो जनहित में है, जन कल्याण के लिए है या उनके अहित में है, इन चीजों का केवल जो है वो निगरानी करके उसको केवल देखेगा, समीक्षा करेगा। ठीक ठाक है तो उसको अपना ठीक है, नहीं तो अगर कुछ मार्गदर्शन या सुझाव है तो दे देगा। तथा जितने भी तंत्र के सारी जो व्यवस्था है और उनकी जो उच्च श्रृंखलता है या वो जो वेतन है भत्ता है, किसी प्रकार का अपना जो बढ़ाव घटाव करते हैं, उस पर भी कुछ नियंत्रण जो है संविधान सभा रखेगा। और कई बातों में अगर आपस में टकराव होता है तो उस पर भी अपना मार्गदर्शन सुझाव देगा। अगर इसमें किसी प्रकार का बहुत ज्यादा विवाद का मामला आता है तो जनमत संग्रह भी हो सकता है। ये सारी व्यवस्था जो है वो संविधान जो है कहने के लिए तो है कि सारा नियम कानून और संवैधानिक प्रक्रिया से काम हो रहा है, लेकिन जो सत्ता में बैठा हुआ पार्टी रहता है, अगर उसके अनुसार नहीं होता है तो वो संविधान में जो है सो संशोधन कर देते हैं। तो फिर संविधान सबसे ऊपर कैसे हुआ? संविधान में वो अपने हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन संविधान में क्या उचित है करना, इसको जो है संविधान सभा देखेगा, तो उसमें एक नियंत्रण होगा, एक ब्रेक लगेगा, तब संविधान का महत्व जो है जनता के सामने और सबके सामने उसका बढ़ जाएगा और उसकी जो है सम्मान भी जो है सो की से बढ़ जाएगा। अब अगर जहां आज की विकेंद्रीयकरण की सत्ता को हम देखते हैं तो देखने में लगता है विकेंद्रीयकरण है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सारा केंद्रीयकरण है। और वह केंद्रीयकरण तो बिना स्वराज के आ नहीं सकता है। तो अगर किसी प्रकार से विकेंद्रीयकरण होता भी है, केंद्रीयकरण भी होता है, और अगर संसद पर या सर्वोच्च न्यायालय पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं रहेगा, तो फिर अपना हित में वो संशोधन कर लेंगे, वो काम खत्म हो जाएगा।
तो इन सब बातों को देखते हुए एक संविधान सभा की आवश्यकता जो है, राष्ट्र की व्यवस्थित धारा को चलाने के लिए महसूस हो रही है। इसको हम एक प्रकार से ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि जो गेहूं या फनिका सांप होता है, मान लीजिए कि उसका दांत टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर वो खड़ा होकर के फूंक मारता है तो सामने से कोई भी उससे सटता नहीं है, डर से और भय से जो है अलग रहता है। तो उसी प्रकार से अगर संविधान सभा बना हुआ रहेगा, एक बार खाली कुछ होगा कि हाँ भाई संविधान सभा का बैठक इस मामला में होने वाला है, तो इतना से ही सारा काम जो है अपने आप व्यवस्थित रूप से होने लगेगा। एक भय जिसे होगा कि नहीं, अगर हम गलत काम करेंगे तो हमको संविधान सभा जो है नियंत्रित कर लेगी। अब इसके लिए कोई अलग से कार्यालय की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोक समिति अभी बनी हुई है वही लोक समिति बनी रहेगी और सारा जो है वो कार्य करते रहेगा और वो सूचना संविधान सभा को देते रहेगा और संविधान सभा उतने से समझ जाएगी कि हाँ काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस पर अंकुश लगाना है, नहीं लगाना है। मैं अपनी बात को यहीं पर विश्राम दूंगा और साथी जो है चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। पवनजय जी या बबलू जी, आज राजेश का प्रजापति विषय जी, तो कोई भी साथी। बहुत आसान है, सब लोग बोल सकते हैं इस विषय पर। तो मेरी आवाज जा रही है ब्रजेश जी? जी बाबा जी, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, हाँ तो ठीक है, कोई भी बताइए, सब लोग बोल सकते हैं। बाबा नमस्कार। जी पवन जी बताइए। बाबा, चाहते तो सभी लोग हैं कि सही बातें समाज में प्रसारित हों, लेकिन राक्षस सदैव मनुष्यों के ऊपर हावी रहे हैं। यंत्र रूपी जो राक्षस हैं, इनसे मनुष्य जीत नहीं सकता, चाहे जितनी जोर लगा ले। यंत्रों से प्रतिस्पर्धा यंत्र ही कर सकते हैं। व्यवस्था जैसी भी हो, उस व्यवस्था से व्यवस्था ही लड़ सकती है। व्यवस्थित प्रक्रिया से लड़ने के लिए अब अव्यवस्थित समाज उपयुक्त नहीं है। बातें कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जब तक सामाजिक व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक सत्ता से अपनी बात कह पाना और उसको सही मायने में समाज के परिप्रेक्ष्य में करवा पाना बहुत ही मुश्किल। सत्ता तमाम सामाजिक सरोकार के काम को करती है, इतने आदर्श और उच्च कार्य सत्ता करती है लिखित रूप में कि अब तक पूरा भारत पेड़ों से भर गया होता, इतने पेड़ लग गए हैं कागजों में। इतने दान पुण्य हुई सत्ता ने किया है, कमजोरों की इतनी सहायता किया है कि भारत से कमजोर खत्म ही हो जाते, कोई असहाय रह ही नहीं पाता। न्याय के लिए सत्ता ने इतनी व्यवस्था किया है कि कोई आदमी न्याय के लिए भटकता ही नहीं। सब कुछ हो पाने के बाद भी नाकाफी है,
क्योंकि जिसके लिए किया जा रहा है वह सो रहा है। लोकतंत्र के प्रहरी किसी आकृति में है ही नहीं, उनकी व्यवस्था टूट गई। और सत्ता इतनी डरती है सामाजिक लोगों से, विचारकों से। एक कोई व्यक्ति खान सर हो जाए, अवध ओझा हो जाए, अच्छा है बुरा है वो तो अलग बात है, लेकिन समाज से कोई व्यक्ति अगर खड़ा होने लगता है जिसके 10-20 लाख, करोड़ 2 करोड़ फॉलोवर होने लगते हैं, तो सत्ता की हालत खराब होने लगती है। वो किसी न किसी प्रकार से कोई भी षड्यंत्र रच करके उनका चरित्र मर्दन के लिए प्रयासरत हो जाती है, चाहे वो साधु संत हो, चाहे वो मुल्ला मौलवी हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो फिल्मी हीरो ही क्यों ना हो। यदि समाज में वो अपनी जगह बनाने लगेंगे तो षड्यंत्र कर करके, किसी भी तरीके से प्रयास कर करके उनके चरित्र का हनन किया जाएगा, जिससे कि समाज में वो गिर जाए, फिर सत्ता से कोई कहने वाला न रह जाए। तो ऐसी अवस्था में समाज के विचारकों का यह प्रथम कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था के लिए वो प्रयास करें। उसके बाद ये सब चीजें, गांधी जी का जो आह्वान था कि हम सत्ता से करवाएंगे, हम स्वराज की लड़ाई लड़ेंगे, हमको स्वराज मिला है, अब हम स्वराज के लिए लड़ेंगे, लेकिन उनसे भी डर गए सत्ताधीश, उनको भी मार दिए। तो प्रयास कठिन है, जो भी अकेला लड़ेगा, जो भी अपने नाम का साइन बोर्ड लगाएगा, वो मारा जाएगा। इसलिए हर गांव से, हर घर से, हर परिवार से एक मुखिया जब लड़ेगा, हर गांव से एक मुखिया लड़ेगा, हर जिले से जब एक मुखिया लड़ेगा, तभी सत्ता से लड़ पाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। बाकी के साथी बताएं। हेलो। हेलो। जी बताइए। हाँ हाँ भैया, सभी को प्रणाम। जी भैया मैं तो सुन रहा हूँ, सुनने में सब अच्छा लग रहा है कि सभी भाई अपने अपने हिसाब से ठीक बोले। मेरे हिसाब से बस इतना ही है कि संविधान सभा बनेगा तो ये जो सांसदों की मनमानी है, जो अपने आप को ही समाज का मालिक समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अपने आप को समाज का मालिक जितना समझ रहे हैं, उतने समझने में कटौती होने लगेगी और धीरे धीरे समाज मजबूत होगा। और समाज अपन जो अभी गुलाम अपने आप को महसूस कर रहा है, या गुलाम महसूस नहीं करेगा और अपने आप को मालिक का विचार, जैसे जैसे संविधान सभा मजबूत होती चली जाएगी, समाज को एहसास होने लगेगा कि असली मालिक हम हैं। असली मालिक के जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जो अपने आप को मालिक कहती है या मालिक की तरह समाज को गुलाम बनाकर भी रखी है और मालिक का अनुभव भी कराती है, वैसा नहीं होगा। इनको डर बना रहेगा कि हमसे ऊपर एक संविधान सभा है, जो कि जनता समाज ही है संविधान सभा के रूप में। बस मैं इतना ही कह के अपनी बातों को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। आचार्य जी, श्रीकांत जी या और कोई साथी, वैद्यराज जी कुछ रखना चाहें।
ब्रिजेश जी, हमें लग रहा है कोई बोलेगा नहीं, अब बाबा जी से जी कहिए। जी बाबा जी, आप अपनी बात रख दीजिए। बाबा जी, आवाज आ रही है? लगता है बाबा जी है नहीं। बबलू केसरवानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बाबा जी कुछ बोल लेते तो मैं कुछ बात रखता, एक दो शब्द थे तो शायद जी प्रस्तुति में आ जाए, इसलिए मैं भी कुछ कह नहीं जी रहा था। हाँ, बाबा और आ गए क्या? कि बाबा मेरी आवाज जा रही है क्या? जी बाबा जी, हाँ जी आवाज बाबा आ जी, रही आ है। रही है। आ रही है ना? ठीक है। जी देखिए, आज का विषय तो बहुत क्लियर है, लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। तो आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए, अब देखते हैं। अच्छा, हाँ, अब आ रही है। तो मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि संविधान संशोधन के लिए हम लोगों ने जो ये किताब में लिखा है, उसको अभी कोई महत्व मत दीजिए। हमें तो केवल एक विषय पर संविधान सभा चाहिए, सिर्फ एक। संविधान संशोधन का यदि कोई प्रस्ताव होता है तंत्र की तरफ से, उस प्रस्ताव पर संविधान सभा विचार करेगी। अगर संविधान सभा के तरफ से कोई प्रस्ताव होता है संविधान संशोधन का, तंत्र विचार करेगा। अगर दोनों की सहमति हो गई तो राष्ट्रपति दस्तखत कर देंगे। अगर दोनों की सहमति नहीं बनी तब जनमत संग्रह हो जाएगा। सिर्फ हम एक कार्य के लिए संविधान सभा का प्रस्ताव दे रहे हैं। बाकी जो कार्य हैं वे अगर तंत्र माने पार्लियामेंट अगर देना चाहे तो दे संविधान सभा को, नहीं देना चाहे मत दे। लेकिन एक बात जरूर है कि संविधान संशोधन में तंत्र को असीम शक्ति नहीं होनी चाहिए। ये मेरा प्रस्ताव है। बाकी जो है वो तो हम लोगों ने एक सुझाव दिया है कि भाई ये भी दे दीजिए, वेतन वाला भी दे दीजिए, लोकपाल भी दे दीजिए। दे दीजिए, आपकी मर्जी हो दे दीजिए, नहीं मर्जी हो मत दीजिए। लेकिन संविधान संशोधन का तो अब पूरा संविधान सभा का हस्तक्षेप आपको स्वीकार करना ही चाहिए। अब एक एक प्रश्न और खड़ा होता है कि भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी आबादी है, आपकी बात कौन सुनेगा? अभी पवन जय जी ने भी बताया, और बात भी सही है। अनुभव भी यही होता है कि आपकी बात सुनने वाला है कौन। लेकिन अगर आप इतिहास देखेंगे तो ठीक यही जैसा वर्तमान समय है भारत का, ऐसा ही समय उस कालखंड में भी था जब जयप्रकाश नारायण खड़े हुए थे।
अगर जयप्रकाश नारायण को विनोबा भावे का समर्थन मिल जाता तो जयप्रकाश नारायण सफल हो जाते, लेकिन विनोबा भावे का समर्थन जेपी को नहीं मिला और फिर आगे का इतिहास आप जानते हैं। करीब करीब ये जयप्रकाश की तो मैंने आपको बात बता दी। जयप्रकाश एक गंभीर विचारक थे, बहुत स्थापित। उनके सामने अन्ना हजारे कुछ नहीं थे, लेकिन अभी अन्ना हजारे को तो हम लोगों ने हाल में देखा है कि ऐसा 5-7 दिन में पता नहीं क्या आंधी चली कि सारे देश भर में अन्ना क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं है। ये लोकपाल है क्या? अन्ना हजारे कौन है किसी को नहीं मालूम है। गांव गांव में आंदोलन शुरू हो गए। इसका मतलब ये है कि विश्वसनीयता बनने में उम्र खप जाती है, लेकिन अगर विश्वसनीयता बन जाए किसी ग्रुप की, अन्ना हजारे के किसी ग्रुप की विश्वसनीयता नहीं बनी थी। ग्रुप की तो बनी थी अरविंद केजरीवाल वगैरह के ग्रुप की। इन लोगों ने अन्ना हजारे को आगे कर दिया। कभी कोई हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन समाज में अगर एक ऐसा प्रेशर ग्रुप सरीखा बनकर रहेगा 150 लोगों का भी, जिस पर समाज को इतना विश्वास हो जाए कि ये आदमी सत्ता में नहीं जाएंगे। सारे भारत को ये विश्वास था कि हम स्वतंत्रता की लड़ाई ले भी लेंगे, जीत भी लेंगे, तो गांधी सत्ता में नहीं जाएंगे, विश्वास था। सारे भारत को विश्वास था कि जयप्रकाश जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेंगे कभी भी। और सारे भारत को यह भी विश्वास था कि अन्ना हजारे प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेंगे। उसी तरह सारे देश को यह भरोसा होना चाहिए, विश्वास हो जाना चाहिए कि हम लोगों का जो ग्रुप है यह सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहा, यह सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है। अगर ये हम विश्वास दिला सके आगामी कुछ वर्षों में भी, तो देखिए हम लोगों की दो अलग अलग शाखाएं काम कर रही हैं। एक जो दल रहित, हम लोग पूरी तरह अप्रतिबद्ध इसको कहते हैं, हमारी प्रतिबद्धता किसी के साथ नहीं है, स्वतंत्र विचारक है। एक तरफ हम लोग अपना रेपुटेशन ऐसा बनाना चाहते हैं कि हम स्वतंत्र विचारक हैं। दूसरी तरफ हम ज्ञान केंद्रों के माध्यम से एक अपनी एक संस्थागत शक्ति भी खड़ी कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, नरेंद्र जी, सुनील देव जी, बहादुर सिंह जी या और भी लोग सब मिलकर के दोनों दिशाओं में काम कर रहे हैं। एक विचारकों की शक्ति और साथ में एक संस्थागत ढांचा। ये संस्थागत ढांचा जो होगा वह
किसी भी दिशा में जा सकता है, कोई झंझट हम लोगों को नहीं है। लेकिन जो हम लोग, जो अन्ना हजारे और जयप्रकाश नारायण और गांधी उस दिशा में चलने वाले लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, उनको जरूर यह समाज में विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमें सत्ता से कोई मतलब नहीं है। सत्ता किसी की भी आवे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो आवे, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको तो सिर्फ एक मतलब है कि एक संविधान सभा बननी चाहिए, बस इतनी ही योजना आपके काम आ सकती है। ये मैंने आपको एक मोटी मोटी बात आपको बताई है। आप आगे अपनी चर्चा को और जारी रखिए, और कोई प्रश्न भी होगा तो बताइएगा, मैं भी प्रयास करूंगा उत्तर देने का। बस मैं आपको अपनी बात बता दिया। आज मेरे सामने दिक्कत है कि थोड़ा हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, इसीलिए बाकी के साथी बताएं, या किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी रख सकते हैं। हेलो। जी बताइए बबलू हेलो। जी। जी जी बताइए। हाँ, सभी लोगों को प्रणाम। मैं दूसरा बिंदु देख रहा था, जो संविधान सभा के कार्य, तो इन्होंने इसमें तो अधिकांश मुनि जी क्लियर कर दिए हैं, तो ज्यादा प्रश्न इसमें रह नहीं जाता है। प्रश्न तीसरा जो था, दूसरा का ग, कि संसद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मंत्रियों का जो वेतन संबंधी, तो इस पे तो ये लोग राजी नहीं होंगे, तो मुनि जी उसको क्लियर कर दिए हैं, इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं। फिर आ जाता है एक दूसरा क्वेश्चन, ये आता है कि जैसे जो संविधान सभा के सदस्य का चुनाव होगा, तो चुनाव अगर इनके जो सांसद का चुनाव होता है, यदि उसी प्रक्रिया के तहत चुनाव होगा, तो जिस प्रकार से ग्राम पंचायत में पंच से लेकर के और जिला जनपद तक, जिसमें राजनीतिक पार्टियां तो नहीं होती हैं, मगर इनडायरेक्ट रूप से इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या इसकी संभावना नहीं है कि जो सांसद का चुनाव होगा, जो पार्टियां लड़ाएंगी, वो अपना एक प्रतिनिधि खड़ा कर देंगे? और क्योंकि मनुष्य जो है किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे बाकी हमारे मित्र लोग हों, तो क्या इसका वो बेनिफिट नहीं उठा लेंगे कि अपने लोग को ही संविधान सभा में भेज देंगे और फिर अपना मनमानी उसी प्रकार से चलाएंगे? तो इसका जो चुनाव पद्धति है, उसमें कुछ हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कि क्या आम कोई भी कर ले, जैसे आज क्या है कि एक एक बोतल महुआ दारू में बिक जाने वाला आदमी भी जाके वोटिंग कर देता है, और एक विचारक, चाहे बजरंग मुनि भी वोटिंग करेंगे तो उनका वोट का एक कीमत है। तो व्यक्ति का कीमत नहीं रह गया है, वहां केवल एक सरकार, पर्सन का कीमत रह गया है। तो फिर तो विचार तो आ नहीं पाएंगे। तो संविधान सभा में ऐसे लोग जाएं, या ऐसा कोई नियम बने जिसमें योग्य लोग चुन के जाएं, और वोटिंग करने वाले भी योग्य लोग होंगे, तब योग्य लोग चुन के जाएंगे। यदि वोटिंग में अयोग्य लोग का चुनाव दे दिया जाएगा करने, वोटिंग करने के लिए, तो अयोग्य लोग चुन के वहां भी चले जाएंगे। ठीक है। देखिए, आप जो प्रश्न किए हैं वो बिल्कुल सही है। अभी तो ये जब किताब लिखी गई है, ये तो 5-7 साल पहले लिखा गया है। अब इसकी चुनाव पद्धति क्या होगी? संविधान सभा होनी चाहिए, ये बात सब लोग सहमत है। चुनाव का तरीका क्या होगा, ये बैठ के हम लोग आपस में विचार कर लेंगे। बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो इसमें लिखा गया है वही होगा।
वह भी एक सुझाव है। मान लीजिए, कल्पना आप करिए कि वर्तमान तंत्र ग्राम सभाओं को ही अधिकार देने को तैयार हो जाए कि ठीक है, संविधान संशोधन हम करेंगे तो ग्राम सभाएं अंतिम निर्णय करेंगे, देश भर की ग्राम सभाएं मतदान करेंगे उसके लिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मान जाएंगे, मान जाएंगे। ठीक है। और भी कोई अगर बैठकर कोई सुझाव आएगा, क्योंकि देखिए, निगोशिएशन तो होगा, हमारी सारी बात सरकार मान जाएगी, ये बात जरूरी नहीं है। फिर मेरी सारी बात आप सारे लोग मान जाएंगे, यह भी जरूरी नहीं है। तो आगे चल करके इस विषय में चर्चा जारी रहनी चाहिए। एक बात पर हम सारे लोग एकमत हो जाएं कि किसी न किसी तरीके से संविधान संशोधन का अंतिम अधिकार, अधिकार तो तंत्र के पास रहेगा ही, अंतिम अधिकार तंत्र के पास नहीं होना चाहिए। उसके अंतिम अधिकार में कोई न कोई इकाई जरूर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि तंत्र ने प्रस्ताव दिया कि ठीक है, जो भी संविधान संशोधन होगा उसके लिए हम जनमत संग्रह कराएंगे, हम मान जाएंगे भाई, ठीक है, जनमत संग्रह करा लीजिएगा, आप मत बनाइए संविधान सभा, लेकिन कुछ तो कीजिए। ये मोटी बात ये है, क्या करना चाहते हैं बताइए, लेकिन तंत्र मुक्त होना चाहिए। उसको तंत्र के कंट्रोल में नहीं, तंत्र के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। वो इकाई स्वतंत्र होनी चाहिए। ये मैं आपको स्पष्ट किया हूँ। नहीं, उसमें तो ठीक बता रहे हैं। जो अब दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु के कुछ अंश को हटा देंगे तो मान जाएंगे, उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमको जो लग रहा है वो आसानी से मान जाएंगे, क्योंकि उसमें उनको क्षति नहीं है। जो वेतन विसंगति है, बाकी विसंगतियां हैं, इनको वो अपने पास रख लेंगे कि नहीं, हम इसमें आपको नहीं अनुमति देंगे, तो बाकी उनको नुकसान नहीं है, तो नुकसान नहीं है तो अनुमति दे देंगे आसानी से। हाँ, तो फिर आगे चल के हम लोग उसमें उन पर शिकंजा चढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम लोग इतनी कठिन शर्त नहीं रख रहे हैं हाँ। कि वो लोग उस पर सहमत ही न हो, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य समस्याएं पैदा करना नहीं है, हम लोगों का उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना है। इसलिए असंभव मांग अगर हम रख देंगे तो असंभव लोग समझ जाएंगे कि ये तो संभव नहीं है। इसलिए चलिए, और लोग बताइए कुछ। आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज नहीं। हाँ, हाँ हाँ, हरिओम। हेलो। जी हाँ हाँ, हेलो। बोलिए। हाँ, जी जहाँ बताइए। तक मैं आप ब्रजेश जी चलाइएगा अभी। हाँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, संविधान सभा पर यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की सहमति बन चुकी है, और सहमति बन चुकी है तो यहाँ पर यह निर्णय हो जाना चाहिए। अब संविधान सभा बननी चाहिए। अब इसके आगे की चर्चा जो है कि उसका प्रारूप कैसे बने, इस पर विचार हो। इसका ठोस प्रारूप की तरफ अब कुछ समय तक चिंतन होना चाहिए। हमारे कहने का आशय यही है। नहीं, अभी
देखिए, अभी हम लोग 15 लोग मिल करके क्या प्रारूप बनाएंगे। अभी हम लोगों की ठीक से कम हम लोग अगर 50 लोग हो जाए, विचार करने लायक लोग, तब तो कोई प्रारूप बनाने का महत्व होगा। बात तो समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक बात याद करा दें कि हम लोगों के प्रारूप से, हम लोगों की चर्चा से तब तक सरकार चिंतित नहीं हुई थी जब तक हम लोग बैठ के रामानुजगंज में चर्चा करते थे। लेकिन जब 93-94 में बड़ी संख्या में देश के बड़े बड़े लोग, गांधीवादी, संघ के लोग, समाजवादी, जब सैकड़ों की संख्या में रामानुजगंज में इकट्ठा होने लग गए, बड़े बड़े लोग, बहुत नामी नामी, तब सरकार को चिंता हुई। तब सरकार ने आक्रमण किया। 21 दिसंबर 1995 नहीं मुझे 96। को हमारी सरकार ने आक्रमण किया। सीधा मध्य प्रदेश सरकार का ऑर्डर आया और पूरा कई जिलों के फोर्स ने आकर के पूरा रामानुजगंज शहर को घेर लिया। सब तोड़ फोड़, कई लोग जेल में बंद कर दिए गए और फिर हमको नक्सलवादी घोषित किया गया और सारा इतिहास सब है। कब हुआ? जब उसको इस बात की चिंता हो गई कि यह जो आंदोलन है ये जोर पकड़ जाएगा पूरे देश में और इसको तो नियंत्रित करना जरूरी है। तब उन्होंने सारा अत्याचार किया था, ये आपको बता दें। और तब उन्होंने ये किया था कि 30 मार्च को बजरंग मुनि जी को गोली मार दी जाए, अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अरेस्ट को बाकी लोग कर लिए गए। और तब देश भर के प्रमुख गांधीवादियों ने रामानुजगंज में बैठ करके हम लोगों की सुरक्षा की थी। ये हुआ कब? ये तब हुआ कि जब सरकार को चिंता हो गई हम लोगों की यूनिटी से। मैं आपको एक बात और बता दूं कि 100% हम लोग अहिंसक थे। सड़क पर नारा नहीं लगाते थे, एकदम नहीं। नारा नहीं लगाएंगे, लाठी डंडे का तो सवाल ही नहीं है। हड़ताल नहीं करेंगे, कोई हड़ताल नहीं करते, करेंगे ही नहीं। यहां तक कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने आक्रमण किया उसके बाद भी रामानुजगंज में हड़ताल नहीं हुई। वैसे तो अपने आप पूरा शहर करीब करीब 90% बंद ही रहता था। और फिर हम लोग कोर्ट में जाकर के जीत गए तुरंत। मार्च तक तो हम लोग जीतिए गए थे सब केस। ये मैं आपको बता दिया, इसलिए हम लोगों को बहुत ही संबंध में सावधान रहना है कि हमको कहीं भी हिंसा बल प्रयोग की बात ही करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। जनता आपको साथ दे देगी। जी, किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं, या किसी को कोई बात रखनी है तो अपनी बात रख सकते हैं। उस सारे घटनाक्रम में बहादुर सिंह जी तो शामिल ही थे हमेशा, हर कार्य में। 19
93-94 से लेकर के बहादुर सिंह जी हमेशा शामिल रहे हैं। बाबा जी मेरा वैदराज एक बोल रहा हूँ। प्रश्न है। जी बताइए वैदराज जी। क्या कोई ऐसा तरीका भी सत्ता पक्ष के द्वारा रखा जा सकता है जो मतलब कि नया मतलब तंत्र की भूमिका के अलावा किसी और भूमिका सुनिश्चित चालाकी से ऐसे लोगों की सुनिश्चित कर दे जो हमने जितने प्रस्ताव दिए हैं जैसे संविधान सभा का या फिर ग्राम सभाओं के द्वारा, इसके अलावा हट के कुछ ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है क्या जो हम लोगों को सबको बेवकूफ बना जाए? मतलब हम बस सब लोग बात ठगा ये जाएं। है कि अगर हम लोग बेवकूफ रहेंगे तो वो बेवकूफ बना देंगे, अगर हम लोग सावधान रहेंगे तो वो बेवकूफ बन जाएंगे। अब ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है। भाई देखिए, नहीं, मेरा वो कहना यह है लोग कि भी जैसे आपने चालाक इतने है, ये सारे बात हमको समझ लेनी चाहिए। हम लोग भी मूर्ख नहीं है कोई। नहीं, अपने आपने बीच इतने के सारे प्रस्ताव जितने रखे हैं लोग सामने हैं, में, बहुत आपने ये बहुत सारे प्रस्ताव भावना रखे हैं इन प्रधान है नहीं, चालाक है नहीं। तो हम लोगों के साथी जितना समझदार है उतना समझदार वो लोग नहीं है। हम लोग लड़ाई जीत जाएंगे। मगर मुनि जी, मगर वामपंथी विचारधारा वाले बहुत चालाक है ना बाबा। जारी रखिए, जारी रखिए। हम मुनि जी कट के लगता है। नहीं, जब अपनी बातें आप लोग हम लोग मिल के कहेंगे, उनके सामने जब प्रस्ताव रखेंगे इस चीज की, संविधान सभा की, तो वो भी अपना प्रस्ताव तो रखेंगे कुछ ना कुछ। फिर उनके प्रस्ताव पर फिर विचार किया जाएगा हम लोगों को, उसमें क्या आगे क्या करना चाहिए, उनकी किन बातों को मानना चाहिए और किन बातों पर हम ठीक लोग को कह उनसे रहे हैं समझौता बबलू करना जी, चाहिए। यही तरीका जी होगा ना भाई दोनों तरफ से। हाँ हाँ, भाई उनके भी तो वो बात जो कहने प्रस्ताव देंगे उसको कोई हम लोग के बीच का एक आदमी तो फट से मान नहीं लेगा। नहीं 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 नहीं। बैठ के विचार करेंगे, विचार करके हाँ कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। हाँ आपको एक घटना और बता दूं। जब सरकार ने अन्ना हजारे से पूछा कि आप प्रस्ताव बताइए, तो अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, ये लोग तो उसमें बैठे हुए थे आंदोलन में, धरना में। जब प्रस्ताव की बात आई, इन लोग का फोन हमारे पास आया, क्या प्रस्ताव दें। तो मैंने यहाँ से एक लाइन का प्रस्ताव बना के भेजा। नरेंद्र जी लेके गए यहाँ से, रामानुजगंज से, रामानुजगंज से या अंबिकापुर से मान लीजिए। तो नरेंद्र जी वो प्रस्ताव लेकर के वहां गए, तो नरेंद्र जी को अंदर घुसने नहीं दिया कोई। तब मैं फोन किया रणवीर शर्मा, आईजी साहब को, कहे आईजी साहब ये नरेंद्र जी की चिट्ठी वहां पहुंचानी है। तो रणवीर शर्मा ने वो चिट्ठी ले जा करके और अरविंद केजरीवाल को दी कि ये सुझाव है मुनि जी का। अरविंद केजरीवाल ने उसको नहीं माना, पढ़ करके किनारे कर दिया, बस। फिर आगे का इतिहास आप जान रहे हैं। उस समय भी मैंने यही लिखा था कि आप उनको ये दे दीजिए कि एक संविधान संशोधन के लिए कोई अलग से एक तरीका होना चाहिए। क्या तरीका होगा वो बैठ के आप लोग तय करिएगा।
लेकिन होना चाहिए बस। बाबा जी मेरा एक प्रश्न है। बाबा जी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मगर मुनि जी लगता है कट गए। नहीं, मुनि जी हैं। बाबा जी अच्छा अच्छा। मेरा प्रश्न ये है, आपने लिखा है संविधान सभा के जो कार्य हैं उसमें आपने एक एक कार्य दिया है, व्यक्ति, परिवार, ग्राम सभा, जिला सभा, प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार के आपसी संबंधों पर विचार और निर्णय। यहाँ ग्राम सभा, जिला सभा, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार तक तो ठीक है, लेकिन जब आप उसमें व्यक्ति और परिवार को जोड़ देते हैं, फिर वहां आपने दो शब्द और जोड़ दिए, विचार और निर्णय। तो यहाँ व्यक्ति और परिवार पर केवल विचार कर सकते हैं या निर्णय भी ले सकते हैं? और निर्णय का अधिकार जो है वो संविधान सभा को होगा या अलग से उसके लिए कोई परिवार सभा बनेगी? देखिए भाई, ये जो आपका प्रश्न है, इसको बहुत सोच करके कभी उत्तर देना पड़ेगा, इतना आसान तो है नहीं। मैं अभी तत्काल अभी इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। हम लोग अगर कुछ होगा, गलती होगा तो ठीक कर देंगे, उसमें कोई बात। जी बाबा जी, किसी साथी का और कोई प्रश्न हो या कोई बात रखना चाहें? कल का विषय मैं बता दे रहा हूं। कल हम लोग 22-20 से लेके 22-26 तक रखेंगे। विषय रहेगा संविधान के दूरगामी परिणाम। तो उसमें जो पहला कोटेशन है उसमें 6 बिंदु हैं, 9 बिंदु हैं। आप लोग उन 9 बिंदु को पढ़ लेंगे और बाकी के कोटेशन पढ़ लेंगे 22-20 से लेके 22-26 तक। तो एक अच्छी चर्चा हम लोगों की हो जाएगी। ठीक है। लाल बाबू जी आज की मीटिंग समाप्त कर सकते हैं।